बाकी रही गारंटियां उन्हें कब पूरा किया जाएगा? कर रहे हैं, आपके सामने है। इतनी बड़ी गारंटी ये जो जिन लोगों को बिना पेंशन के ढाई 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती थी। किस स्टेट ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी 2003 में किसने पेंशन बंद की? उनकी बीजेपी ने की। उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। वो बंद करके गया पेंशन। हमने शुरू कर दी, राजस्थान वालों ने शुरू कर दी, अब ये राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। और यहाँ भी खतरा है, अगर इस प्रकार के लोग दोबारा सत्ता में काब्ज होंगे तो यहाँ फिर दोबारा जो है वो सारी सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित होंगे। हमने सभी लोगों को अब पेंशन का प्रावधान किया, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई। अभी हमने 1500 के महिला को देने की गारंटी दी थी, उसको भी हमने अभी जो है वो पूरा किया है। अभी हम जो है वो मिल्क जो है वो ज़्यादा रेट्स के ऊपर ले रहे हैं, वो भी हमारी गारंटी थी। 10 रुपये हमने मिल्क के ऊपर बढ़ाए। अभी हम ऑर्गेनिक मन्योरिंग खरीदने जा रहे हैं, उसकी हमने टेंडर फ्लोट कर दी है, वो भी हमारी गारंटी। हम अपनी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा। तेरा जो है वो प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी की गारंटी है, वो किसकी गारंटी है? मोदी की, हिंदुस्तान की सारी गारंटी मोदी के पास है। मोदी जो है यहाँ की गारंटी लेता है कि जहाँ की सरकार बनेगी वो भी गारंटी मेरी है, हिंदुस्तान की सरकारें बनेगी वो भी गारंटी। बोला जो गारंटियाँ तो पिछली करके गया था प्रधानमंत्री जी, वो कितनी पूरी हुई हैं? आपने कहा कि अब मैं टूरिज़्म का स्पेशल पैकेज दूंगा, मिला? आपने कहा कि मैं जो है वो जो मेरा दूसरा घर है जहाँ पर वो सिप्पू बड़ी खाने के लिए आया और दूसरा कांगड़ी धाम खाने के लिए, कोई पैसा दिला दिया? तो ये गारंटियाँ हैं जिनकी तो सबसे ज़्यादा झूठी गारंटियाँ हैं। इन्होंने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। बाद में कहते हैं कि ये तो एक जो है वो चुटकुला था, कि ये तो ऐसा थोड़ा होता है। तो इनकी गारंटियों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? अगर आज 1200-1300 रुपया सिलेंडर का बढ़ा दिया, 100 रुपया कम कर दिया, तो इसकी गारंटी पूरी हो गई। तो इसलिए ये जो जगह जगह खड़ा होकर बोलता है मोदी की गारंटियाँ, हिंदुस्तान के सभी जो इतने लोग हैं उनकी गारंटी यही लेता है। यानी कि स्टेटों में सरकारों की गारंटी भी इसके पास है, मुख्यमंत्री की गारंटी भी इनके पास है, एमपी को जिताने की गारंटी इसके पास है, एमएलए को जिताने की, सरकारें तोड़ने की गारंटी इसके पास है। कौन सी गारंटी है जो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है खड़ा होकर के कि ये मेरी गारंटी है? प्राइम मिनिस्टर का देश नहीं होता है, देश लोगों का है। तो लोगों की जन भावनाओं के साथ बड़े बड़े लंबे वायदे करके जाना और उठपटांग बातें करके जाना और बाद में जो है वो खाली हाथ लोगों को दे जाना, ये भी लोगों को ब्राइब कर रहे हैं। लाडली योजना, बहना लाडली योजना मध्य प्रदेश में क्या किया? अभी जो गारंटी दे रहा है महिलाओं को, गारंटी 100 रुपये सिलेंडर बंद करे, ये गारंटी नहीं है। आपको कांग्रेस की गारंटियाँ बुरी लगती हैं, आप जो झूठी गारंटियाँ देते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं। इसकी क्या गारंटी है भाई? प्रधानमंत्री की गारंटी है, हमारी अपनी कोई गारंटी नहीं है। शाम को ज़्यादा रोटी खा लोगे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्या गारंटी है? ठीक है नहीं? चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, क्या गारंटी है? आपकी गारंटी है कोई? जो आप प्रेस वाले बैठे हुए हैं क्या है कोई अपना लिख के देखिए, आप अपना पंचनामा के जी मेरा जो पंचनामा होगा वो जो 100 साल का बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ये गारंटियाँ ये सब लोगों को बहकावा देने के लिए, एक लोगों का ध्यान बटाने के लिए, जो असली बातें लोगों के मुद्दे छोड़ करके आप लोगों को फेविस देने के लिए ये गारंटियाँ बनाई जाती हैं, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो बेसिक चीज़ों से हट करके इस तरफ चला जाए। जिन्होंने कॉमन जो कोड उन्होंने लागू करने की कोशिश की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में हर मज़हब, हर कौम के लोग रहते हैं। और जब सीए का शुरू से इसको जो है वो जब पास किया गया दोनों सदन में, तो वो जो अफ़गानिस्तान में कुछ गुरुद्वारे के ऊपर एक अटैक हुआ, तो हमारे श्री नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा,
भारतीय जनता पार्टी के वो कंट्री के अध्यक्ष हैं, तो उन सरदारों को लेने के लिए गए थे वो एयरपोर्ट के ऊपर। तो 2 सरदार थे, 2 उनकी औरतें थी साथ, और नड्डा साहब ने सिर के ऊपर जो थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह का जो हमारी बीड है, मतलब पवित्र बीड जो है, उसको सिर के ऊपर उठाया हुआ था नड्डा साहब ने। तो जब वो अफ़गानिस्तान में इस प्रकार लड़ाई झगड़े, वहाँ पर प्रांतीय दंगे हुए, तो वो 2 ही सरदार आए वहाँ से। पता नहीं नड्डा साहब फॉरेन के कितने लोग आए होंगे, पूछ रहा उससे। और तुमने वो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ सिर के ऊपर उठाई हुई थी, पवित्र ग्रंथ, वहाँ से वो लेके आए होंगे पवित्र ग्रंथ को। तो उनके साथ तो फिर काफ़ी लोग आने चाहिए थे बड़े पैमाने पे, उन्होंने नागरिकता लेनी थी, तो बड़े पैमाने, तो 2 ही आदमी थे और एक नड्डा था। आप कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान से कुछ हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में गए, कुछ हिंदू भी गए, कुछ मुसलमान भी गए, कोई बौद्धी भी, कोई जैन भी गए, क्रिश्चियंस गए। तो आप सिर्फ एक कास्ट को, वहाँ पर एक मज़हब को आप बैन कर रहे हैं कि आप नहीं आ सकते। मुसलमान, पारसी आ सकता है, सिख आ सकता है, ईसाई आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मुसलमानों के रिलेशन जो है वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में भी जाते हैं, हिंदुस्तान में वीज़ा लेके आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल के आते हैं। अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको पसंद है हिंदुस्तान, तो क्या इसके ऊपर क्या हर्ज है भाई? इनकी राजनीति हमेशा बंटवारे की रही है, मज़हब की रही है, इनकी नींव ही मज़हब के ऊपर है। ये भी हिंदुस्तान में मज़हब की सरकार लाना चाहते हैं। हिंदुत्व क्या है? एक ही मज़हब के लोग हों, जो कभी हुआ? पाकिस्तान में एक ही मज़हब की सरकार बनी, थियोक्रेटिक स्टेट। क्या हालत है पाकिस्तान की? कीमतें कहाँ पर हैं? कोई स्टेबल गवर्नमेंट है? क्या ये स्टेबल गवर्नमेंट बना लेंगे हिंदुस्तान में? हिंदू स्टेट अगर बनाना चाहेंगे तो स्टेबल बन जाएगी। फिर उसके बाद कहेंगे कि हिंदू स्टेट तो बन गई, लेकिन हिंदू में भी बंटवारा है, हरिजनों को अलग कर लो, छूते शरण बना दो, ब्राह्मण अलग हो जाओ, राजपूत अलग हो जाओ, मार्शल कौम में अलग कर दो। देयर इज नो एंड टू इट। डेमोक्रेसी का कोई जवाब नहीं है। हर मज़हब, हर कौम, हर धर्म को मान अदब मिलता है डेमोक्रेसी को। अगर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, ये उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने 55 साल उस संविधान का खाया है, उसी के ऊपर जो बन करके देश को जो है वो चला रहे हैं। संविधान तो वही है। अब इनकी कोशिश संविधान को भी बदलो, अपना संविधान बनाओ, सफरनाइजेशन करो, जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है वो आरएसएस के प्रचारक होने चाहिए। वाइस चांसलर आरएसएस के लगाओ, जजेस आरएसएस के लगाओ, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्चेस के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर आरएसएस की भर्ती करो। ये कोई प्रयोगशालाएँ जो हैं, ये किसी जो मज़हब, कौम परस्ती या किसी मज़हब या किसी संप्रदाय के अखाड़े नहीं है। जी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन एक्सेलेंस, जो कि लोगों के विश्वास के इंस्टीट्यूशन हैं, जिनमें मेरिट के ऊपर लोग लगे। आज नज़र बताइए आपने, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने चांसलर हैं जो आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं। अब एजुकेशन को सफरनाइजेशन करने जा रहे हो। एक ही धर्म के लोगों को आप कहते हैं कि आरएसएस का प्रचार का उसको लगा दो। आरएसएस का प्रचार में कोई हरिजन है, कोई गिरिजन है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब्स है, वो कहाँ जाएंगे? तो ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये एक बड़ा हिंदुस्तान को ये सवजवाग दिखाने का कार्यक्रम है। और जो कुछ हो रहा है ये देश के हित में नहीं है। ये इस डेमोक्रेसी का लास्ट चुनाव है, ये मैं आपको बता दूँ। लास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का चुनाव नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का कोशिश की जा रही है कि इसको बदलो।
और इसको जो है अब अपना रंग दिया जाए, ये है इसके लिए। डेमोक्रेसी वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इनसे खतरा है। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक बना हुआ है लेकिन चलाने वालों से खतरा है उसका, ये मैं बताना करना। सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवे, वो बात ज्वाइन नहीं किया उसने। तो 3 चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले ही पूछा उनसे कि वाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इसे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। उन्होंने 18 घंटे के अंदर जो था हमें डिसाइड करना था और हमें नोट सर्व करना। जज ने कहा दैट ईमेल वाज सेंट दैट वाज सफिशेंट, कि स्पीकर ने आपको ईमेल की थी कि आप आइए और आपसे बातचीत करेंगे। तो कहते हैं जी हाँ उन्होंने की थी। तो कहते हैं दैट वाज सफिशेंट, आपको इनवाइट किया, आपको सुना और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। अब जो मैटर जो है वो 18 को है। तो अब 18 को ये 3 पॉइंट्स के तो ऊपर उनके जो दलील थी, अपील थी, उसको तो मैंने बता दी आपको कि उसने कहा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है, आपको जो है ईमेल की गई है, आपको सुना गया है, तो इसमें तो कोई लैप्स नहीं है। आप देखते हैं कि 15 को क्या डेट जो है वो पड़ती है, 18 को क्या डेट पड़ती है, मंडे है 18 को। तो 18 को डेट के ऊपर ही फैसला होगा। मजबूत है सरकार को, कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सुबह चले जाते हैं और कंस्टिट्यूंसियों में रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। किसी वक्त भी आचार संहिता लग सकती है। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम 16 तारीख तक बनाया हुआ है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में 2-2 विधानसभा क्षेत्र, जैसे आज उन्होंने जो है वो फतेहपुर और उसके बाद चंबा जाएंगे। कल उनका सिलाई का दौरा है, फिर 15 को उनका जो है वो यहाँ पर ठियोग वगैरह का, 16 को मेरे वहाँ ज्वाली विधानसभा क्षेत्र। तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है, वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। बिल्कुल इकट्ठे हैं सभी। कल हमारी जो थी वो कैंडल मार्च हुआ, उसमें लगभग सारे थे। कुछ विधानसभाओं में अपने अपने प्रोग्रामों में गए हुए हैं। हम तो इसीलिए आए थे कि आज कैबिनेट है और कैबिनेट 14 तारीख को कर दी। तो कैंडल मार्च में सब लोग आएंगे। कुछ अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने टूर प्रोग्राम में कुछ उद्घाटन वगैरह करने, तो हमने कई कैंसिल किए हैं, तब हम आए। किसी सभी के अपने अपने प्रोग्राम बने, कोई ऐसी परेशानी की बात।